प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, यानी बहुपदों का भाजन। आपने इसके पहले योगफल, अंतर और गुणनफल किया, इसके पहले के वीडियो में आप देखेंगे, मिलेगा। आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की, यानी कि अगर मान लीजिए एक बहुपद f(x) है और दूसरा बहुपद g(x) है, राइट। और f(x) में हमने gx का भाग दिया। gx इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य बहुपद नहीं हो सकता। f(x) में मैंने f(x) में gx का भाग दे दिया। और मान लीजिए जो कोसेंट आया, भागफल आया और px आया और शेषफल आया rx, रिमाइंडर rx। तो जानते हो कि ये है डिवाइजर, ये डिविडेंड है, कोसेंट है, रिमाइंडर है। इसको क्या एक क्या है? भाज्य, डिविडेंड, डिवाइजर, और ये डिविडेंड और ये कोसेंट यानी कि भागफल, और ये रिमाइंडर है शेषफल। तो सभी लोग जानते हो भाज्य बराबर जो होता है, यानी कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां भाज्य क्या है? f(x), भाजक क्या है? gx, और भागफल क्या है? px, और शेषफल है rx। तो ये देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये जो शेषफल rx है, इसकी जो घात होगी, ये तो rx या तो 0 हो गया या तो शून्य बहुपद होगा, या तो rx की जो घात होगी वो gx यानी भाजक की घात से कम होगी। ये ध्यान दीजिएगा, rx या तो 0 होगा या rx की घात gx की घात से कम होगी। यदि rx 0 हो गया तो समझ लीजिए, अगर rx 0 हो गया तो समझ लीजिए gx जो है pf(x) को पूर्णतया विभाजित किया। अगर मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर शेषफल 0 हो गया, rx 0 हो गया, तो इसका मतलब gx ने f(x) को पूर्णतया विभाजित कर दिया, क्योंकि शेष तो 0 हो गया। तब इस स्थिति में gx जो होता है वो f(x) का एक गुणनखंड हो जाता है, का गुणनखंड। अगर rx 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो gx क्या हो जाता है? फैक्टर किसका? f(x) का। अगर rx 0 नहीं है तो rx की घात हमेशा gx की घात से कम होगी, तो उस स्थिति में gx f(x) का गुणनखंड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए f(x) और gx दो बहुपद है और gx 0 के बराबर नहीं है, तो f(x) में gx का भाग दे दिए तो भागफल px आया, शेषफल rx आया। हम सभी लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो f(x) बराबर होगा gx गुणे px प्लस rx। यदि rx 0 आ गया तो इसका मतलब f(x) को gx एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी पूर्णतया विभाजित कर रहा है। इस स्थिति में gx जो है फैक्टर हो जाएगा f(x) का। और यहां अगर 0 नहीं आ रहा है तो जो rx आएगा बहुपद, उसकी घात gx की घात से क्या होगी? कम। जैसे आप इसको पहले भी करते थे, जैसे मेरी बात ध्यान समझिए, जैसे 10 में 2 का डिवाइड कर देते तो 2 5 10, शेष क्या आ गया? 0। तो 10 को 2 ने पूर्णतया विभाजित किया, तो 2 क्या है? 10 का गुणनखंड। लेकिन अगर मान लीजिए 11 आता तो 2 का भाग दे देते तो शेष 1 बचता था। तो वहां भी देखिए 2 का भाग देंगे तो शेष या तो 0 बचेगा या तो 1। 3 का भाग देंगे शेष 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2। यहां जब भाग देंगे तो जो शेष फल बचेगा या तो शून्य होगा, शून्य बहुपद, या तो ये जो है इसकी घात जो है इससे कम होगी। अगर शून्य बहुपद आ गया, शून्य आ गया शेषफल, तब gx f(x) का गुणनखंड हो जाएगा। और यहां दूसरी स्थिति में rx की घात gx की घात से कम होगी, यानी कि rx की घात, डिग्री ऑफ rx
लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि आर एक्स की घात जो है कम होगी किससे, जी एक्स की घात से। अब एक ध्यान दीजिएगा, कभी हम शून्य बहुपद का किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा उच्च घात वाला अगर बहुपद है उससे निम्न घात वाले बहुपद का ही डिवाइड, उससे कम घात वाले से ही डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा और ये दिमाग में रखे रहिएगा कि जिससे डिवाइड करेंगे वो भाजक है और एक क्या है, भाज्य है, और जो आएगा वो भागफल और जो बचेगा वो शेषफल, और शेषफल अगर 0 आ गया तो जी एक्स एफ एक्स का गुणनखंड हो जाएगा। आगे चल के यही जो डिवीजन है ये रिमाइंडर थ्योरम का रूप ले लेगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा कि मान लीजिए एक पी एक्स एक बहुपद है और मान लीजिए अल्फा एक्स बराबर अल्फा एक वास्तविक संख्या और आपने एक्स माइनस अल्फा का पी एक्स में डिवाइड किया, भागफल मान लीजिए क्यू एक्स आया और शेष फल के आ गया। ध्यान दीजिए मैंने आर एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी घात 1 है तो इसकी घात तो 0 ही होगी, तो जाहिर सी बात है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ए क्या आ जाएगा, अचर बहुपद आ जाएगा, तो यानी कि इसको हमने के मान लिया क्योंकि यहां एक घाती बहुपद का डिवाइड करना है, तो या तो यहां 0 आएगा, या तो अचर बहुपद आएगा, या तो शून्य बहुपद आएगा, या तो अचर बहुपद आएगा, यानी कि जिसकी घात 0 होगी, यानी कि एक घात है तो इसकी घात 0, या तो 0 आएगा के, या तो अचर बहुपद आएगा, कोई वास्तविक संख्या आएगी। तो मान लीजिए के, ध्यान दीजिएगा के यहां एक्स ऋण अल्फा का डिवाइड किया, इसीलिए मैंने यहां के लिखा, यहां मैंने आर एक्स नहीं लिखा, क्योंकि मेरी बात ध्यान दीजिए, यहां घात 1 है, अभी आपने सीखा कि डिवाइड करेंगे या तो इसकी घात इससे कम आएगी या तो 0 आएगा, के बराबर या तो 0, या तो शून्य बहुपद आएगा या तो अचर बहुपद आएगा। हर बच्चा के का मान 0 आया तो शून्य बहुपद, के का मान कोई वास्तविक संख्या आई तो अचर बहुपद, तो इससे ये जो यहां होगा उसकी घात सदैव इससे क्या होगी, कम, या तो 0 आएगा। अब यहां भी वही नियम से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भाजक एक्स ऋण अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस के। मेरी बात ए लाइन समझ गए हो ना, यहां जो मैंने के लिखा इसका अर्थ है कि एक्स ऋण अल्फा का डिवाइड करेंगे, चूंकि एक घाती बहुपद है तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है या तो 0 आएगा, यानी शून्य बहुपद आएगा, या तो रिमाइंडर की जो ये आएगी, एक जो बहुपद आएगा इसकी घात इससे कम होगी, इसकी घात 1 है तो जाहिर सी बात है इसकी घात 0 होगी, यानी कि अचर बहुपद, यानी कि यहां अचर बहुपद होगा, यानी कोई वास्तविक संख्या आएगी या तो 0 आएगा। अब यहां देखिए पी एक्स का मान एक्स ऋण अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस के हो गया। अब दिमाग लगाइए, ए रिमाइंडर है कि के रिमाइंडर है बच्चों। अब अगर एक्स बराबर हम अल्फा रख दें इसमें तो क्या होगा, पी अल्फा अल्फा माइनस अल्फा क्यू अल्फा प्लस के, अल्फा में अल्फा के साथ क्या आएगा 0, के बराबर पी अल्फा आ गया, यानी कि के बराबर पी अल्फा, यानी कि जो पी अल्फा है वही होता है शेषफल, रिमाइंडर। इसीलिए अगर एक्स बराबर अल्फा रख देते हैं तो जो पी अल्फा मिलेगा वो क्या होगा, शेषफल। क्लियर? इसीलिए किसी बहुपद में अगर एक्स बराबर अल्फा रखते हैं तो एक्स ऋण अल्फा से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा वो मिल जाता है, दैट इज पी अल्फा। भाई पी एक्स बहुपद है और एक्स बराबर अल्फा रखिए तो क्या मिलेगा, पी अल्फा, और पी अल्फा किसके बराबर है, रिमाइंडर के रिमाइंडर है, तो इसीलिए आर बराबर पी अल्फा रिमाइंडर। अगर यही पी अल्फा 0 हो गया, यानी शेषफल 0 आ गया, पी अल्फा 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया मान लीजिए, तो पी अल्फा अगर 0 आ गया यानी के की वैल्यू 0 आ गई, तो के की वैल्यू 0 आ गई यानी शेषफल 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस 0, तो पी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स।
इस स्थिति में इसका अर्थ शेष 0 हो गया। इसका अर्थ है कि x माइनस अल्फा पी एक्स का एक गुणनखंड है, यानी कि x माइनस अल्फा पी एक्स को पूर्णतया विभाजित कर रहा है, तभी तो शेषफल 0 है। तो यानी कि x माइनस अल्फा पी एक्स का एक फैक्टर है, तो इसीलिए इसको फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं या तो रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर शेषफल 0 आ गया तो शेषफल 0 आ गया तो पी एक्स बराबर क्या हो गया, x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस 0। तो 0 आ गया तो इसका मतलब शेषफल 0 आने का अर्थ क्या है, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये इसको पूर्णतया विभाजित करेगा, अर्थात ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो x ऋण अल्फा पी एक्स का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। यानी कभी भी शेषफल निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप जो है डिवाइड करके निकाल सकते हैं शेषफल, एक तो आप इस मेथड से, जैसे अगर आपको कहना कि इस बहुपद में x ऋण 2 का डिवाइड करने में शेष क्या होगा, एक तो डिवाइड कर दीजिए शेष निकल जाएगा, एक है कि x बराबर 2 रख दीजिए, तो जब 2 रख देंगे तो यानी P2 जो होगा वो शेषफल आ गया। और यदि शेषफल यानी k की वैल्यू 0 आ गई, P अल्फा अगर 0 हो गया तो 0 यहां रख देंगे, तो पी एक्स बराबर x ऋण अल्फा इंटू क्यू एक्स, यानी कि x माइनस अल्फा पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। एक्सरसाइज देखो 5.3, जब एक बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 को x धन 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल, या भाग देकर शेषफल निकालना है। वैसे हम रिमाइंडर थ्योरम की भी चर्चा अभी से करते रहे, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर ऋण 4x धन 5 में हमको x धन 3 से डिवाइड करना, राइट। डिवाइड करने एक दिन मैंने सिखाया था कि इसकी बड़ी घात में इसकी डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर है यहाँ x है, डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 घात है, यहाँ 1 घात है, डिवाइड करेंगे 1 घात। अब x के इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 3 में गुणा करेंगे 3x, राइट। अब यहाँ घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 7x प्लस 5। अब क्या करेंगे, यहां देखिए माइनस 7x में x का डिवाइड करेंगे तो माइनस 7 बार जाएगा, माइनस 7 गुणा करो, माइनस 7x माइनस 21, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, कैंसिल आ गया 26, शेषफल क्या बचा 26 आया। अब देखिए तो आप भागफल, जो नियम है क्वेश्चन दिया कि भाग दे के भाग दिया जाए तो शेषफल, लेकिन अगर इस शेषफल प्रमेय से लगाना होता x प्लस 3 से भाग दिया जाता तो हम पी एक्स मान लेते कि इसको, अभी आपको इसको करना नहीं है, बस समझते रहिए। x स्क्वायर 4x धन 5 है, x धन 3 से भाग दिया जाएगा, x धन 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 3। आप तभी सीखे थे पी अल्फा जो होता है रिमाइंडर होता है, तो p ऋण 3 रखेंगे तो ऋण 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ऋण 3 धन 5, तो ऋण 3 के स्क्वायर 9 प्लस 12 प्लस 5, तो 12 9 21 धन 5 26। तो डायरेक्ट शेषफल आपने पी अल्फा शेषफल के बराबर था, आपने अभी सीखा था। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 5, एक्स धन 3 बराबर 0, एक्स बराबर ऋण 3 रख दिए, तो ऋण 3 रखे तो आपका आ गया 26, तो ये शेषफल हुआ। तो इस तरीके से हम इसका तो यूज हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको डिवाइड करके ही करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है डिवाइड करके। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x धन 9 को x धन 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल ज्ञात। यहाँ भी देखिए ये लीनियर फैक्टर ही है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम से भी लगा सकते हैं। x प्लस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल निकालिए, लेकिन आप यहाँ डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x प्लस 3 का डिवाइड करेंगे तो x बार चलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ माइनस माइनस 3x धन 9 आएगा, प्लस 3 बार ले जाएंगे, 3 1 3 3 का 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। इसका अर्थ क्या है कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आ जाए तो समझ लीजिए इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, अर्थात x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x धन 9 का एक गुणनखंड होगा। अगर ये रिमाइंडर थ्योरम होता उसमें भी आपने लास्ट सीखा भी कि अगर x बराबर अल्फा रखे तो x ऋण अल्फा उसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए x बराबर ऋण 3 रखेंगे, इसको पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्योंकि मेरा इसका बताने का है कि रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से तैयार आपको हो,
नहीं, मैं कोशिश बार बार कर रहा हूं इसको घुमाने। 9 माइनस, यहाँ देखिए 18 आ जाएगा और प्लस 9, 18 माइनस 18 क्या आ गया 0। तो देखिए शेष फल 0, जो पी अल्फा होता है वो शेष फल ही होता है ना, जी एक्स का भाग दे दिया था। तो यहां देखिए ये मिला क्यू एक्स मान लीजिए और ये आर एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या था जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मैंने कहा आर एक्स अगर 0 हो जाएगा, अगर आर एक्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जी एक्स एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। लेकिन जब आपने इसको रैखिक कर दिया, एफ एक्स यहाँ रैखिक एक्स ऋण अल्फा कर दिया, एक घाती, और मान लीजिए भागफल क्यू एक्स, तो ये जाहिर सी बात है कि जो आर एक्स होगा वो या तो शून्य होगा या तो अचर बहुपद होगा, तो उसको मैंने के मान दिया। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स ऋण अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस के। और जब आपने एफ अल्फा रखा, एफ अल्फा निकाला, तो अल्फा ऋण अल्फा हो गया, ये 0 आ गया, तो यहाँ क्यू अल्फा प्लस के, तो ये जो रिमाइंडर के आया वो एफ अल्फा के बराबर है। और के अगर 0 हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो एफ अल्फा 0 हो गया, और एफ अल्फा अगर 0 हुआ तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है, तो एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स का एक क्या है गुणनखंड है। तो यहां भी देखिए पी ऋण 3 0 अगर आ गया, यानी कि एक्स बराबर ऋण 3 था, तो एक्स धन 3 जो पी एक्स का एक गुणनखंड है। अगर कभी भी चेक करना हो कि यह इसका गुणनखंड है, तो आप डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा क्योंकि डिवाइड करेंगे शेष 0 आ जाएगा, कर देंगे गुणनखंड है। लेकिन ये मेथड लगाएंगे डायरेक्ट, आप देखिए एक्स बराबर ऋण 3 रखेंगे, पी ऋण 3 0 आ गया, तो इसका मतलब एक्स धन 3 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये छोटा भी पड़ता है और आसान भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जब एक बहुपद एक्स क्यूब ऋण 7x माइनस 6 यानी कि कोई एक्स ऋण 1 से भाग दिया जाता है, शेष फल ज्ञात कीजिए। तो भाग हम दे देते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 7 6 माइनस 6 है, तो यानी कि देखिए एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 को एक्स ऋण 1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणा होकर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स बार जाएगा, डिवाइड करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6, ऋण 6 बार ले जाएंगे तो ऋण 6x प्लस 6 हो जाएगा, कैंसिल हो गया माइनस 12, यानी कि x बराबर अगर हम 1 रखेंगे ऋण 12 आएगा, यानी कहने को ऋण 6 ऋण 6 ऋण 12। अब ध्यान दीजिए, तो आपका हुआ कि आपने x ऋण 1 से भाग दिया, तो आपको शेषफल कितना मिला ऋण 12। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते तो उसमें केवल आप पी एक्स को आप करते एक्स क्यूब ऋण 7 1 ऋण 6, और एक्स ऋण अल्फा है तो अल्फा का काम 1 कर रहा है, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे, 1 माइनस 7 माइनस 6 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 13 माइनस 12, देखिए तो माइनस 12 रिमाइंडर, जो पी अल्फा निकलता है रिमाइंडर निकलता है, और यही पी अल्फा अगर 0 हो जाता है तो इसका अर्थ है कि एक्स ऋण 1 इसको जो है पूर्णतः विभाजित करेगा, अर्थात उसका गुणनखंड होगा। यहाँ एक्स ऋण 1 ने इसको पूर्णतः विभाजित नहीं किया, अतः एक्स ऋण 1 इसका गुणनखंड नहीं है। चौथा देखिए, जब बहुपद एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल। अब आपको शेषफल ज्ञात करने के 2 मेथड हो गए, एक तो भाग देकर आप शेषफल निकाल सकते हो और एक रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हो, दोनों को आपको लेके चलना है, साथ साथ लेके चलना है। तो एक तो हम डिवाइड करके निकालते भाई एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स प्लस 1 का भाग ही दे दिया, तो डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स गुणा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा ऋण एक्स स्क्वायर धने। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे ऋण एक्स बार जाएगा, ऋण एक्स का गुणा की ऋण एक्स स्क्वायर ऋण एक्स का 1 में ऋण एक्स, अब हो गया एक्स प्लस 1, अब एक्स में एक्स का भाग दिए थे 1 आया, तो एक्स प्लस 1, रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों। रिमाइंडर 0 आने मतलब एक्स प्लस 1 ने एक्स क्यूब प्लस 1 को पूर्णतः विभाजित किया है, अर्थात एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 का एक गुणनखंड है।
लेकिन अगर यही रिमाइंडर थ्योरम से करना होता तो कैसे करते? कि शेषफल ज्ञात कीजिए, और लिखा रहता शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर ऋण 1। तो px मान लीजिए x³ + 1, तो p ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 का क्यूब प्लस 1, तो क्या आया? ऋण 1 धन 1, क्या है? ऋण 1 का क्यूब ऋण 1, 0 है। p अल्फा ही होता है शेषफल, आपने तभी सिद्ध किया था। p ऋण, बहुत लोग सोचते हैं शेषफल क्यों होता है। मैंने आपको बताया ना कि आपने जब आपने किया था, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए px है, यहाँ आप जो है x ऋण अल्फा का डिवाइड किए, शेष qx आया और यहाँ शेष k आ गया, या रिमाइंडर r मान लेता हूं मैं, तो क्या होगा? px बराबर क्या होगा? x ऋण अल्फा इंटू qx प्लस r। अगर x बराबर अल्फा रखोगे तो p अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा ऋण अल्फा इंटू q अल्फा। तो ये 0 हो गया तो r बराबर p अल्फा हुआ ना, तो p अल्फा ही तो रिमाइंडर होता है ना, और यही रिमाइंडर 0 हो गया तो कह देते हैं कि x + 1, इसका यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका x + 1 जो है x³ + 1 का एक क्या है? गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन है कि जब बहुपद x² + 3x + 3 को x + 2 से भाग दिया जाता है शेषफल। अब आपके पास दो मेथड हो गया शेषफल ज्ञात करने की, तो डिवाइड करके, और अगर डिवाइड करने में आपको असुविधा हो रही है, लंबा पड़ रहा है, तो आप x बराबर ऋण 2 रख के डायरेक्ट भी शेषफल निकाल सकते हो। तो हम डिवाइड करना, अभी तो इतना बड़ा है नहीं कि हम डिवाइड नहीं कर पाए। अब यहाँ देखिए x + 2, तो x बार जाएगा तो x² + 2x हो जाएगा, x + 3 एक बार ले जाएंगे तो x + 2 1 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 1। डिवाइड करके हमने निकाला, शेषफल 1 आया। लेकिन अगर हम जो रिमाइंडर थ्योरम से करें px बराबर x² + 3x + 3, तो यहां देखिए x + 2 है तो x बराबर ऋण 2 रखेंगे, ऋण 2 का वर्ग प्लस 3 गुणे ऋण 2 + 3, तो ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 6 धन 3, 7 ऋण 6 1। इस स्थिति में देखिए p अल्फा शेष ही होता है। इस स्थिति में x + 2 ने इसको पूर्णतः विभाजित नहीं किया, अर्थात उसका गुणनखंड नहीं है, तभी गुणनखंड होगा जब शेषफल क्या आएगा? 0। देखते हैं जब बहुपद x⁶ + x⁴ - x² + 1 को x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करने के पास मेथड है आपके पास, शेषफल प्रमेय से भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी। मैंने कहा जैसे जैसे पावर बढ़ाने लगेंगे तो आपका जो मान रख कर शेषफल जो निकालते हैं, जो रिमाइंडर थे, वो ज्यादा सरल पड़ता है। जैसे अगर आपको डायरेक्ट करना है कि जल्दी से कि px बराबर x⁶ + x⁴ - x² + 1, तो आप x ऋण 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 रख दीजिए p अल्फा। तो p अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा? p अल्फा अल्फा मान 2, तो 2⁶ + 2⁴ - 2 + 1, 2⁶ 64 होगा, 2⁴ 16 होगा, और -4 + 1 80, और यहाँ ऋण 3 77 आएगा। ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर लिखा रहे कि नहीं भाई भाग देकर आप शेषफल निकालिए, यहां तो क्यों नहीं बताया भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होगा, तो ऐसे भी बता सकते हैं। मतलब उसका अर्थ ही यही होता है कि x ऋण 2 से भाग देंगे, शेषफल p अल्फा होता है। लेकिन भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब रिमाइंडर थ्योरम से ना करिए, तब आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें भी कर सकते हैं डिवाइड। बहुत बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं देते हैं। x ऋण 2 है, अब देखिए x⁵ 5 बार जाएगा, x⁵ 6 हो जाएगा, और यहाँ -2x⁵5। ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल हो गया, एक एक पावर कम होती चली जाएगी, प्लस x⁴ - x²। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो +2x⁴ हो जाएगा, तो 2x⁵ 5 हो जाएगा, और -2 दूनी 4x⁴, या माइनस यहाँ प्लस 5x⁴ - x²। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5x³ बन जाएगा, 5x³ को गुणा करेंगे 5x⁴, 5 2 जा 10, ध्यान दीजिएगा 10x³ माइनस प्लस 10x³ - x²+। अब 10x बार जाएगा, 10x² बार जाएगा, 10x² गुणा करेंगे 10x³
-10 टू द 20x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस 19x² प्लस 1। ठीक, अब 19x बार जाएगा, थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये, 19x बार करेंगे तो 19x² प्लस ये हो जाएगा -38x, तो माइनस यहाँ प्लस, तो बचेगा क्या 38x प्लस 1। ठीक, अब कई बार जाएगा, अब जाएगा 38 बार जाएगा, यानी प्लस 38, तो 38 गुणा करेंगे 38x और -76, ये तो आ जाएगी यहाँ माइनस यहाँ प्लस 77, रिमाइंडर आपको 77 मिला। लेकिन अब आप समझ सकते हो कौन मेथड अच्छा है रिमाइंडर ज्ञात करने का, ऊपर वाला मेथड, कि अगर हम इसका डिवाइड करेंगे शेषफल 77 हो। सातवां क्वेश्चन है कि यदि x की पावर 15 ऋण 199 को x ऋण 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल। बच्चों अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि पावर 15 है यहाँ x ऋण 1, तो हम लोग क्या करेंगे, px को मान लेंगे x की पावर 15 -199, अब x बराबर 1 रख देंगे हम, 1 की पावर 15 -199, तो 1 ऋण 199 ऋण 198, यानी शेषफल आपका मिल गया ऋण 198। इसी से करिएगा, उससे बहुत लंबा बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने 8वां, x³ -3x² प्लस 4x -12 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड क्या होगा कि जैसे x ऋण अल्फा गुणनखंड कब होता था, जब p अल्फा 0 आता था, तो px बराबर x³ -3x² प्लस 4x -12, इसका एक गुणनखंड निकालना है। अभी आप रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में है, वहां बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको बता दें तो वैसे दिख ही रहा है x² कॉमन लो x ऋण 3, 4 कॉमन लो x ऋण 3, लेकिन हम लोग थोड़ा मेथड समझते हैं। जो 12 है ये इसका फैक्टर क्या क्या होगा, देखिए +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 राइट +-12, ये सब इसके फैक्टर होंगे, किसको पूर्णतः विभाजित करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसी में से वैल्यू रखेंगे, देखेंगे 0 आ जाएगा। देखिए ऐसे देख के भी आप कर सकते हैं, देखिए 1 रखेंगे तो 4 1 5 और -15 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 -2 दूनी चलती है 12, यहाँ 4 दूनी 8 12, ये भी नहीं होगा। 3 अगर रखेंगे 3 p3, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, और 3 गुणे 3 की स्क्वायर 9 और +4 गुणे 3 ऋण 12। वैसे यही से दिख भी रहा है, x² कॉमन ले लीजिए, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, 27 ऋण 27 प्लस 12 ऋण 12, तो 0 आ गया। क्या 0 आया, क्या रखने पर, अल्फा का काम कौन किया 3, तो x ऋण अल्फा इसका गुणनखंड होगा, तो x ऋण 3 px का एक गुणनखंड है। क्योंकि एक ही गुणनखंड ज्ञात करना था, इसलिए बस अब इसके बाद वैसे नियमानुसार और गुणनखंड, अगर पूरा गुणनखंड करना होता तो हम x ऋण 3 का डिवाइड कर देते इसमें, तो शेष गुणनखंड भी निकल जाते, अगर इस तरीके के रैखिक गुणनखंड होते तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि p ऋण 3 बराबर 0 तब बहुपद px का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था यदि p अल्फा बराबर 0 तो x ऋण अल्फा जो है px का गुणनखंड होता है, px का एक गुणनखंड है, अभी बताया आपको, और इसको बताए क्यों होता है ये भी बताया। और यहाँ p ऋण 3 0 है, इसका मतलब अल्फा का काम कौन कर रहा है ऋण 3, यहाँ ऋण 3 रखेंगे तो x धन 3 हो जाएगा, px का एक गुणनखंड, तो x धन 3 जो है px का गुणनखंड होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 2x² x ऋण 3 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो 2x² ऋण x ऋण 15 x² धन 9 3x² धन 5 धन 7, इनमें से कोई नहीं। तो आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हुए, अगर x ऋण 3 है तो x बराबर 3 रखेंगे, जिसमें 0 आ जाए उसी का गुणनखंड होगा। तो पहले इसमें रखते हैं 2x² ऋण x ऋण 15
इसमें x बराबर 3 रखते हैं, 3 रखेंगे 2 गुणे 3 की स्क्वायर ऋण 3 ऋण 15, 3 3 9 दुनिया 18 ऋण 18, 0 आ गया। 0 आने का अर्थ है कि x ऋण 3 इसका गुणनखंड होगा। प्लस 9 है तो 3 रखेंगे इसमें भी, 3 का वर्ग धन 9, 9 धन 9 18, 18 0 के बराबर नहीं है, अर्थात जो x ऋण 3 x स्क्वायर प्लस 9 का गुणनखंड नहीं है। इसमें देखिए 3x स्क्वायर धन 5 धन 7, 3 गुणे 3 की स्क्वायर धन 5 गुणे 3 धन 7, 27 आया और यहाँ 15 आया, यहाँ 7, 27 प्लस 22 49, यहाँ भी 0 नहीं। वैसे भी पहला विकल्प आपको मिल गया था, तो 2x स्क्वायर x ऋण 15 का एक गुणनखंड x ऋण 3 होगा। x धन 1 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड? अभी आपको कराए, अगर x धन 1 है तो x बराबर ऋण 1 रखेंगे, x धन 1 बराबर 0, अल्फा का काम ऋण 1 करना है, तो ऋण 1 किसमें रखेंगे? ऋण 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे ऋण 1 ऋण 3, तो ऋण 1 का वर्ग 1, यहाँ धन 4 ऋण 3, तो 5 ऋण 3 आया, 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, इसका तो गुणनखंड नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं x स्क्वायर धन 4 1 धन 3, ऋण 1 रखते, ऋण 1 का वर्ग धन 4 गुणे ऋण 1 धन 3, ऋण 1 का वर्ग 1 ऋण 4 धन 3, ये तो होगा 0, अर्थात x धन 1 x स्क्वायर धन 4 x धन 3 का गुणनखंड होगा। तो x बराबर ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1 का वर्ग धन, ऋण 1 का वर्ग क्या होगा? 1 धन 1 2 आया, ये भी 0 के बराबर नहीं, अर्थात विकल्प बी जो है सही है। x धन 1 x स्क्वायर प्लस 4x धन 3 का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2x प्लस 1 बहुपद 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अभी आपको पता है कि गुणनखंड है तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ गुणनखंड है, तो यानी कि 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1 बटे 2, अल्फा का मान आ गया ऋण 1 बटे 2। आप पता किए थे कि रिमाइंडर थ्योरम में कि x ऋण अल्फा अगर पी एक्स का एक गुणनखंड होता था तो पी अल्फा 0 आता था। यहाँ भी इसका एक गुणनखंड है तो p माइनस 1/2 0 आना चाहिए, तो पी एक्स बराबर क्या है? 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, तो p माइनस 1 बटे 2, 4 इंटू माइनस 1/2 के स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस 1/2 प्लस के। अब ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गुणनखंड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 बटे 4, यहाँ माइनस है प्लस के बाई 2 प्लस के, 4 से 4 कैंसिल, तो 0 बराबर 1 प्लस 3k बाई 2, तो 3k बाई 2 बराबर -1, k बाई बराबर हो गया -2 बटे 3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 क्यों किए? क्योंकि इसका गुणनखंड है तो p अल्फा तो 0 होगा ना। अगर x ऋण अल्फा p x का एक गुणनखंड है तो रिमाइंडर तो 0 होगा ना, तो p अल्फा 0 होगा, k की वैल्यू आपको आ गई। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, यदि x ऋण 1 बहुपद x³ प्लस kx स्क्वायर प्लस 142x ऋण 120 का एक गुणनखंड है तो k का मान। हर बच्चा ध्यान देगा, यहां भी बात आ रही है कि यह इसका गुणनखंड है। आपने सीखा है रिमाइंडर थ्योरम में, यदि x ऋण अल्फा px बहुपद px का एक गुणनखंड होता था तो p अल्फा बराबर 0। यहाँ x ऋण 1 px किसको मान लीजिए? इसको x³ प्लस kx स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, तो x ऋण 1 बराबर 0, अल्फा की वैल्यू मिल गई 1, तो p1 का मान आएगा 1 का क्यूब 1, k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, p1 0, क्यों गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, p अल्फा 0, 1 प्लस k प्लस 142 माइनस 120, तो हो जाएगा 0 बराबर k, यहाँ 143 माइनस 120, 0 बराबर k प्लस 23, k बराबर आ गया -23। अगर k की जगह -23 होगा तो x ऋण 1 इसका एक क्या होगा? गुणनखंड। बार बार मैं आपको कहता हूं कि जैसे px में जब आप x ऋण अल्फा का डिवाइड करते हो तो मान लीजिए भागफल आया qx और शेष मान लीजिए r है, और चूंकि ये रैखिक है तो इसका मतलब ये या तो शून्य होगा या तो अचर बहुपद होगा, यानी कि कोई वास्तविक संख्या हो जाएगी, 2 3 5
1/2 1/2 कुछ भी। तो ये पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स ऋण अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। और जब एक्स बराबर अल्फा रख देंगे तो पी अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि 0 हो जाएगा ये, तो 0 प्लस आर। तो आर की वैल्यू रिमाइंडर जो है, इसीलिए पी अल्फा के बराबर हो जाता है। और यही रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब पी अल्फा 0 आ गया। पी अल्फा 0 अगर आ गया तो मेरी बात रिमाइंडर 0 आ गया। पी अल्फा 0 तो इसका मतलब रिमाइंडर 0, राइट। तो रिमाइंडर 0 जब यहां रख देंगे तो क्या आएगा, पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ऋण अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस 0। तो इसका मतलब एक्स ऋण अल्फा पी एक्स को पूर्णतया विभाजित कर रहा है, अतः एक्स ऋण अल्फा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पी अल्फा को 0 किया। क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/2 बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए px तो p है, तो आप कुछ और मान लीजिए कि fx है px स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3। अब x प्लस 1/2 है तो x की जगह होगा ऋण 1/2, अल्फा का काम ऋण 1/2, यह ऋण 1/2 यहाँ मिलेगा p ऋण 1/2 का वर्ग माइनस 4p ऋण 1/2 प्लस 3। अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि गुणनखंड है, तो यहाँ p/4 हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग प्लस हो जाएगा प्लस 2p हो जाएगा, 2 2 0 4 प्लस 3 इधर आएगा माइनस 4 दूनी 8 है 9p/4। p की वैल्यू आएगी माइनस 12/9, तो ऋण 4/3। अगर p की वैल्यू ऋण 4/3 होगी तो x प्लस 1/2 पी एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3 का एक गुणनखंड होगा। हर बच्चा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/2 बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 3 का एक गुणनखंड कब होगा, जब जो है मेरी p का वैल्यू क्या आएगी, ऋण 4/3। यानी क्यों, क्योंकि बेटा गुणनखंड होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो यह अल्फा 0 हो गया, तो 0 कर दिए तो p की वैल्यू आ गई ऋण 4/3। इतना आप जरूर तैयार रखे रहिएगा। इसके बाद कुछ सरसमिकाएं हैं जिनको आपको पहले से तैयार रखना है। तो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये सब ध्यान में रखे रहिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, एक तो आपको इससे बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। और एक गुणनखंड के रूप में जब बनता है तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में a प्लस बी कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा। और a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रसार के रूप में बनेगा a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, और एक गुणनखंड के रूप में a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। और एक और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। और यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। हर बच्चा ध्यान देगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये सब सूत्र लिख लीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कर